हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है कि त्यागना। त्यागना क्या त्यागेंगे? जो हमारे शरीर में अपच्य भोजन होगा और अपशिष्ट पदार्थ होंगे, उनका शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन की क्रिया में जो ऑर्गन्स भाग लेते हैं वो एक तंत्र जैसा, जाल जैसा बना लेते हैं, तो उत्सर्जन उसी को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ये उत्सर्जन का तंत्र का डायग्राम है। ये हमारी किडनी हो गई, दाएं और बाएं हो गई, जिसे गुर्दा कहते हैं, गुर्दा उर्दू में कहते हैं, और वक्र कहते हैं। और ये हमारा मूत्रवाहिनी हो गई। किडनी में जब मूत्र का निर्माण होगा और मूत्रवाहिनी से बाहर, मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में इकट्ठा होगा और फिर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा। तो उत्सर्जन क्यों आवश्यक है, क्यों किया जाता है उत्सर्जन, क्या आप बताएंगे? तो बताएंगे कि शरीर के द्रवों की संरचना, पीएच मान तथा परासरणी दाब, ऑस्मोसिस, प्रेशर को बनाए रखने में उत्सर्जन का महत्व होता है। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना व आवश्यक पदार्थों की मात्रा को अवशोषित करना, बचाए रखना, बनाए रखना, ये भी कार्य उत्सर्जन का ही होता है। फिर जो समस्थैतिक व स्थानीय आंतरिक वातावरण होता है, उसको बनाए रखना भी उत्सर्जन का कार्य होता है, महत्व होता है। अब उत्सर्जन का महत्व मैंने बता दिया, तो उत्सर्जन में कौन कौन से अंग भाग लेंगे, कौन कौन से अंग भाग लेंगे और उनकी क्या क्या कार्य होंगे? तो उत्सर्जन में हमारी सबसे पहले किडनी आती है। ये मेन उत्सर्जीय अंग होता है। तो किडनी क्या करती है? नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों, जल की अतिरिक्त मात्रा एवं टॉक्सिन, जहर को बाहर करना होता है। लीवर का क्या कार्य होता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना होता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है? लीवर करता है। फिर स्किन क्या करते हैं? हमारे जल, मिनरल्स, खनिज लवण, स्वीट मतलब सब, पसीना तथा कुछ नाइट्रोजनीय अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। ये कार्य किसका होता है? हमारी स्किन का होता है। और ये स्किन में रोम छिद्रों से होता है। फिर हमारे आते हैं लंग्स, जिनको कहते हैं फेफड़े। ये कार्बन डाइऑक्साइड जल को जलवाष्प के रूप में बाहर करते हैं। फिर आता है इंटेस्टाइन, हमारी जो आंतें होती हैं, वो अनपचे पदार्थ एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थ को मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। और मल में जो पीला रंग होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। ये हमारा जो किडनी है, किडनी की एक आंतरिक संरचना है। एक किडनी को काट कर दिखाया गया है। किडनी की जो आकार होती है, आप लोगों ने सेम के बीज देखे होंगे, सेम, तो उसी की भांति हमारी किडनी होती है। तो किडनी क्या है, कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, किडनी जो हमारे शरीर की मेन अंग होती है, मतलब उत्सर्जी तंत्र का मेन अंग होता है। इसका कार्य होता है रक्त को छानना, प्योर करना। शुद्धिकरण तो हमारा फेफड़ा करता है, लेकिन छानने का कार्य कौन करता है? हमारे किडनी करती है। किडनी में ही मूत्र का निर्माण होता है। एसिड बेस को नियंत्रित करना और जहर को निष्क्रिय करना। जहर का पता कैसे होता है? लीवर से जहर का पता चल जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। राइट एंड लेफ्ट भाग में शरीर के पाए जाते हैं। इसका भार 140 ग्राम होता है। लंबाई इसकी 4 से 5 इंच होती है और चौड़ाई 2 इंच होती है। किडनी के चारों और एक रक्षा कवच होता है, एक झिल्ली होती है, जिसे पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। ये वाले जो भाग है उसको क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहेंगे। और इसके आंतरिक भाग को मेडुला, मिडिल पॉइंट को क्या कहेंगे? मेडुला कहेंगे। और ये हमारा पेल्विस होता है। फिर ये हमारी रीनल आर्टरी होती है, रीनल धमनी होती है। ये हमारी रीनल वेंस होती है। और रीनल हाइला, इसमें अमोनिया की सबसे अधिक मात्रा होती है। पूछा भी जाता है ये प्रश्न कि सबसे अधिक अमोनिया की मात्रा कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है? तो आप बताएंगे रीनल हाइलम में। ये प्रवेश द्वार है। क्या है? प्रवेश द्वार है। फिर किडनी की इकाई पूछी जाती है, तो नेफ्रॉन बताना। इसे उत्सर्जन की इकाई भी कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। या ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, उत्सर्जन की इकाई क्या है? तब भी आप नेफ्रॉन बढ़ाएंगे। इसको वक्र नलिका कहते हैं। ये लगभग 1,30,000 तक होती है हमारे शरीर में। फिर आता है मूत्र में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो जल का प्रतिशत पूछा जाए तो 95% बताना। यूरिया 2% होती है। और हमारा मूत्र का पीएच मान होता है 4.8, मतलब ये अम्लीय माध्यम में होता है। इसमें सोडियम 0.35% होता है। यूरिक एसिड 0.05% होती है। कैल्शियम इसमें 0.015% होती है। और पोटेशियम इसमें
0.15% होती है। मैग्नीशियम इसमें 0.006% होती है। क्लोरीन इसमें 0.6% होती है। सल्फेट इसमें 0.18% होती है और फास्फेट इसमें 0.27% होती है। इसका पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का, पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरिक्रोम के कारण होता है। और गंध क्यों आती है इसमें? अमोनिया के कारण। रेलवे स्टेशनों या बस स्टॉप के जो टॉयलेट्स होते हैं उनके आसपास देखिए, वहाँ पर बहुत तीव्र गंध आती रहती है, वो अमोनिया की ही गंध होती है। और एक जो वयस्क मनुष्य होता है वो 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर तक मूत्र का त्याग करता है। फिर हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन क्या होता है? तो ये एक नेफ्रॉन का रफली डायग्राम है। इसमें जो गुच्छे की टाइप होती है, केस गुच्छा, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं और ये जो कप जैसा होता है इसे बोमन संपुट कहते हैं और ये नलिकाएं होती हैं, ये संग्राहक नलिका होती है। तो ये हमारी नेफ्रॉन का संरचना है। तो ग्लोमेरुलस क्या कार्य करता है? निस्पंदन मतलब फिल्टरेशन का कार्य करता है, फिल्टर करने का कार्य करता है। और किसको फिल्टर करेगा? रक्त को छानने, रक्त के कणों को छानता है। इसमें सारे प्रकार के रक्त के कण छाने जाते हैं और शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है कि जाओ तुम्हारा अब कोई कार्य नहीं। फिर लेकिन वो रक्त में चाहे आवश्यक पदार्थ हो या ना हो वो सभी को छान देता है। फिर इसका बाद आता है, क्रिया आती है बोमेन संपुट में। बोमेन क्या करता है कि रक्त में जो भी आवश्यक पदार्थ होंगे उनको ही केवल अवशोषण करेगा और बाकी उनका नहीं। फिर यूरिया को भी अलग करता है। कौन करता है? बोमेन संपुट। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यूरिया को कौन सा अंग अलग करता है? तो वक्र नलिका का बोमेन संपुट यूरिया को अलग करता है। फिर डायलिसिस की क्रिया भी बोमेन संपुट में होती है, अपोहन जिसको कहते हैं। मतलब जब किसी व्यक्ति की किडनियाँ खराब हो जाती हैं तो रक्त की सफाई कराने का कार्य भी बोमेन संपुट में ही होता है। फिर आता है वोमेन से कार्य आता है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन यूरिन का निर्माण करते हैं। यूरिन पूछ लिया जाता है, यूरिन का निर्माण कहाँ होती है? नेफ्रॉन में होगी। और जब यूरिन का निर्माण हो जाएगा तो ये मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में इकट्ठा होगा। मूत्राशय से होते हुए ये मूत्र मार्ग यूरेथ्रा से बाहर हमारे शरीर के बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट होता है। तो कुछ हमारे जीव होते हैं कि कौन से जीवों में कौन सा मुख्य अंग होता है उत्सर्जन का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पादप आएंगे, पेड़ आएंगे। कौन सा होगा इसमें? गोंद। कुछ लोग इसे बबूल का पेड़ देखा होगा कि गोंद के रूप में निकालता है, रबड़ लस के रूप में निकालती है। तो ये हमारा उत्सर्जन ही हो गया। फिर आएगा दूसरा हमारा अमोनोटेलिक। ये इसमें इनका मेन जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। जैसे हमारी फिश हो गई, फिश प्रोटोजोआ और कीटो में होता है। फिर आएगा हमारा यूरिकोटेलिक। इसमें यूरिक एसिड होता है मेन उत्सर्जी पदार्थ और ये रेप्टाइल मतलब छिपकली व सांप में होगा और पक्षियों में होता है। फिर आता है यूरोटेलिक जो यूरिया निकालते हैं, जैसे हमारा मेढक हो गया और स्तनधारी हो गया। ये बहुत पूछा जाता है, ये पूछे बहुत जाते हैं। ग्यूनोटेलिक किस में पाया जाता है? ग्वानिन इसका मेन उत्सर्जी अंग होता है और ये मकड़ी और बिच्छू में पाया जाता है। अगर मकड़ी और बिच्छू का मतलब उत्सर्जी पदार्थ पूछा जाए तो ग्वानीन बताएंगे। आप क्या बताएंगे? ग्वानीन बताएंगे। फिर आता है हमारे स्केलेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे किस जीव में कौन से ऑर्गन्स पाए जाएंगे? जैसे ज्वाला सेल्स मतलब फ्लेम सेल्स किस में आ जाएंगी? जो प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्ग के जीव जंतु होते हैं उनमें फ्लेम सेल्स के द्वारा ये उत्सर्जन का कार्य करते हैं। फिर रेनेट सेल्स इसके हेमेल्थीज नामक जीव इसका प्रयोग करते हैं। फिर नेफ्रीडिया से उत्सर्जन का कार्य एनेलिडा वर्ग के लोग करते हैं। फिर केबर ऑर्गन्स का प्रयोग मोलस्का वर्ग के जीव जंतु करते हैं, इससे उत्सर्जन करते हैं। फिर आता है मैल्पिघनी ट्यूब से। मैल्पिघी नलिकाओं से कौन उत्सर्जन करता है? तो कीट करते हैं और वो भी कीट कौन? आर्थ्रोपोडा वाले। जैसे हमारा काकरोच हो गया, ये सेंटीपीड हो गए, ये सब हमारे किससे उत्सर्जन करते हैं? मैल्पिगियन ट्यूब से करते हैं। फिर आता है कोक्सल ग्लैंड। ये हमारी प्रॉन जिसको झींगा मछली कहते हैं, जो गुलाबी क्रांति के लिए प्रसिद्ध है, क्रेस्टेशियन वर्ग में आती है। फिर आता है कोलेरेगोगन, इसमें केचुआ आता है। केचुआ का उत्सर्जी अंग पूछा जाए तो क्या बताएंगे?
क्लोरेगोगन सेल से ये केचुआ उत्सर्जन का कार्य करता है। फिर जब उत्सर्जन में कौन से जंतु किससे उत्सर्जन करते हैं इसके बारे में डिस्कशन आएगा। तो उत्सर्जन से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं अगर सही से उत्सर्जन ना हो, किसी की मात्रा अगर बढ़ जाए तो यूरीमिया में क्या होता है कि अमोनिया की मात्रा अधिक हो जाती है और पेशाब बहुत बदबू करती है। फिर आते हैं गुर्दे में पथरी। गुर्दे में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की गुर्दे की पथरी बनी होती है। फिर आती है गठिया। हमारी ये जो बोन्स होती है उनके जोड़ों में साइनोविलियन नामक एक लिक्विड भरा होता है। इसके सूखने से जो यूरिक एसिड होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को चलने में, बैठने में, अगर उठेगा तो उसकी गांठें चट चट से आवाज़ करेंगी। तो ये सब गठिया बीमारी के लक्षण होते हैं। फिर आते हैं किडनी का खराब होना। अगर कोई व्यक्ति की एक किडनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नॉर्मल है, एक किडनी पर वो कार्य कर सकता है। वैसे तो समानता प्रत्येक व्यक्ति में 2 किडनियाँ होती हैं, लेकिन अगर एक किडनी खराब हो गई और एक किडनी है तो अपना वो वर्क कर सकता है। तो एक किडनी का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कितने समय में उसको बदल देना चाहिए? तो 48 घंटे में ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में। अगर दोनों किसी की किडनियाँ खराब हो गई हैं तो अगर कोई जान पहचान वाला व्यक्ति अपनी एक किडनी से देना चाहे तो 48 घंटे के अंदर दूसरे व्यक्ति में किडनी को स्थानांतरित कर देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।